हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि भाई आपको पता है, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल या फिर जेई एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी को लेकर हम आपके लिए रोजाना एक मॉडल पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें आपके जीके जीएस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों को इसमें कवर कराया जा रहा है। और ये हमारी कौन सी सीरीज चल रही है, तो राजधानी सीरीज चल रही है, जिसमें आज का मॉडल पेपर नंबर हमारा 6वां होने वाला है। तो 5 मॉडल पेपर मैंने आपके लिए दे दिए हैं। इसी चैनल पर जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर सभी की सभी क्लासें एक जगह पर मिल जाएंगी। और आपको पता है, अगर सिलेक्शन दिलाएगी इसमें तो जीके जीएस दिलाने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ऑल पर क्लिक कर लें। जब तक आप उसे ऑल पर क्लिक नहीं करोगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। चलिएगा, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है, इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदारों के दल चेहालगानी, ठीक है, को किसने समाप्त कर दिया था। आपको पता है कि जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश किसका गुलाम था, तो भैया ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, तो भैया गौरी का गुलाम था। किसका, गौरी का गुलाम था। तो भैया इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है, गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। और इसने ही 40 सरदारों की जो चहलगानी है ना, वो शुरू किया था, लेकिन ख़त्म इसको समाप्त कर दिया बलबन ने समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बलबन आपके किस वंश का था, गुलाम वंश का था। किस वंश का था भाई, गुलाम वंश का था। और एक गुलाम वंश का कौन सा था, नौवा था। कौन सा था, नौवा था। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, तो भैया कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि इन्होंने 1206 से लेकर और 1290 तक आपका क्या चला था, तो गुलाम वंश चला था। ठीक है, इसी गुलाम वंश को ममलूक वंश के नाम से जानते हैं। और बात की जाए, इसको क्या है भैया, दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। और भैया बलबन का जब शासनकाल के बारे में बात आ जाए, तो आपका आंसर आना चाहिए 1265 से लेकर और आपका 1286 तक भैया किसने, बलबन ने शासन किया था। ये भी आपको नोट कर लेना है। इसी में बात करेंगे भैया, रक्त एवं लौह नीति किसने अपनाई थी, बलबन ने अपनाई थी। नवरोज त्योहार शुरू किसने किया था, बलबन ने शुरू किया था। और सिजदा के बेवोस प्रथा किसने शुरू की, बलबन ने शुरू की। और बलबन ने अपने को एक मतलब उपाधि धारण की थी, जिल्ले इलाही। और इसका मतलब होता था कि इसे ईश्वर की छाया कहा गया। तो ये भी आपका बलबन ने, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई थी। देखो, बाबर और लोधी के बारे में बात करें तो पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी 1526 ईस्वी में, जिसमें आपके बाबर विजयी हुए थे। और ये आपका दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिनकी मौत हुई थी, ठीक है, युद्ध में। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे, हेमू और अकबर के बारे में। इन्होंने पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था 1556 में। और भैया हेमू मतलब अकबर की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था, तो बैरम खां कर रहे थे, क्योंकि अकबर उस टाइम पर बाल्यावस्था में था, 14 वर्ष का था। तो इसमें आपके अकबर की विजय होती है। अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो वो पानीपत की पहली लड़ाई है। तो बाबर और लोधी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता, पानीपत के 3 युद्ध लड़े गए थे। पहला युद्ध आपका 1526 में लड़ा गया था, किस किस के बीच, बाबर और लोधी के बीच में। दूसरा आपका भैया क्या 1556 में लड़ा गया था, अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें आपके अकबर विजयी हुए थे। और तीसरा युद्ध होता है आपका 1761 में। कब, 1761 में, जिसमें आपके कौन कौन विजयी हुए थे, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्रसिद्ध कंदरिया का मंदिर कहाँ पर स्थित है। अब कंदरिया मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है भैया, महादेव के लिए। किसके लिए, महादेव के लिए कंदरिया मंदिर प्रसिद्ध है। अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी खजुराहो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब खजुराहो को नोट कर लेना। खजुराहो के कहाँ पर भैया, एमपी में। कहाँ पर, एमपी मतलब छतरपुर में, छतरपुर में है। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है भैया, चलो। अगर मैं आपसे इसमें ये पूछूं कि जो कंदरिया का जो मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था,
तो निर्माण को भी नोट कर लेना कि भाई इसका निर्माण है। निर्माण करवाने वाले राजा कौन थे? तो चंदेल शासक थे। कौन थे भाई? चंदेल शासक इसका निर्माण करवाया था। यूनेस्को में ये कब जोड़ा गया भैया? खजुराहो यूनेस्को में। कहाँ पर? यूनेस्को में। यूनेस्को क्या है भैया? विश्व धरोहर में कब जोड़ा गया था? तो ये नोट कर लेना, ये जोड़ा गया था आपका 1986 में। कब? 1986 में यूनेस्को में जोड़ा गया था। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वो हो जाएंगे आपके सत्येंद्र नाथ प्रसाद सिन्हा। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इनसे एक पॉइंट निकलता है, इसमें आपका एक अधिनियम आया था 1919। कौन सा आया था? 1919 अधिनियम आया था। और वो कौन सा अधिनियम था? तो भारत परिषद अधिनियम 1919 में। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और इसी नियम के अनुसार वायसराय परिषद में एक भारतीय होगा। तो ये कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से प्राचीन नगरों में कौन सा एक बांधों की श्रृंखला बनाकर जल को जुड़े हुए जलाशयों में प्रवाहित करके जल संचयन और प्रबंधन की विस्तृत प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ये हो जाएगा धौलावीरा। अब धौलावीरा के बारे में नोट कर लेना, ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? लूनी नदी हो जाएगी। कौन सी नदी है? लूनी नदी। और धौलावीरा पड़ता कहाँ पर? तो भैया हमारा गुजरात में पड़ता है धौलावीरा। ठीक है, ये भी आपको नोट कर लेना है। धौलावीरा को यूनेस्को में कब जोड़ा गया? तो भैया 2021 में जोड़ा गया था। और कौन सी विश्व धरोहर थी? आपकी 40वीं नंबर की। कौन सी? 40वें नंबर की विश्व धरोहर थी। अगर बात करेंगे कालीबंगा की तरफ, तो कालीबंगा आपका कहाँ पर पड़ता है? तो भैया ये हमारा राजस्थान में पड़ता है। और नदी के बारे में नोट कर लेना, नदी कौन सी हो जाएगी? तो नदी हो जाएगी आपकी कौन सी भैया? घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी। अब नोट कर लेना कालीबंगा से काले कांच की जो चूड़ियाँ पाई गई हैं वो कालीबंगा है। ठीक है, राखी गढ़ी को नोट कर लेना। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी कहाँ पर पाई जाती है भाई? या रोपड़ के बारे में बात करें, रोपड़, रोपड़ के बारे में नोट कर लें तो ये आपके पंजाब में है। कहाँ पर है? पंजाब में है। अगर मैं नदी के बारे में बात करता हूँ कि भैया नदी कौन सी हो जाएगी? किस नदी के किनारे बसा हुआ है रोपड़? तो ये सतलज हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? सतलज हो जाएगी। और राखी गढ़ी किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो राखी गढ़ी आपकी घग्गर नदी के किनारे बसी हुई है। घग्गर नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक है, अच्छा इसमें आपका एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन वो बनता है कि जैसे धौलावीरा है हमारा, धौलावीरा की खोज किसने की थी भैया? RS वेस्ट ने की थी। किसने की थी? RS वेस्ट ने की थी। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। अच्छा इसमें आपका एक हड़प्पा है। क्या है? हड़प्पा है। हड़प्पा की खोज कब हो गई? 1921 में। किसके द्वारा की गई थी भैया? दयाराम साहनी के द्वारा, दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अच्छा इसमें आपके जो धौलावीरा से क्वेश्चन बने थे वो क्वेश्चन बने थे, पूछे गए थे कि भैया धौलावीरा में जल प्रबंधन पाया गया है, 3 नगर भाग में विभाजित था ये, और सुनामी के साक्ष्य यहीं से मिले धौलावीरा से। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी भाई? अकबर की दूसरी राजधानी, देखो अगर बात की जाए अकबर की पहली राजधानी कहाँ पर थी, तो पहली तो आपकी पहली आपकी हो जाएगी आगरा। कौन सी? आगरा में आपकी पहली हो जाएगी। इसके बाद में आगरा 1571 में फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित कर दिया गया। दूसरी कहाँ पर? 1571 में। कब? 1571 में किसको कर दिया गया भाई? फतेहपुर सीकरी को कर दिया गया। यही तो पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि अकबर की दूसरी राजधानी फतेहपुर सीकरी थी। इसके बाद हम भैया फतेहपुर को भैया क्या है? ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये किया गया आपका 1585 में, और इसको क्या बना दिया गया राजधानी भैया? लाहौर बना दिया गया। क्या बना दिया गया? लाहौर। तो तीसरी राजधानी अकबर की कौन सी हो जाएगी? लाहौर। और अकबर के बारे में नोट कर लेना, अकबर का क्या है? अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तो अकबर का मकबरा पड़ता है भैया आपका सिकंदरा में। कहाँ पर? सिकंदरा में। और सिकंदरा कहाँ पर है? तो आगरा में है। ठीक है, ये भी आपको नोट कर लेना है। ऐसे ही बात करेंगे तो भैया इन्होंने 1575 के ईस्वी के बारे में बात करेंगे। 1575 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इबादत खाना, क्या है? इबादत खाना की शुरुआत की थी। इबादत खाना, अब इबादत खाना क्या होता है ये भी नोट कर लेना। इबादत खाना विभिन्न धर्मों के गुरु आकर इसमें बैठते थे। 1579 के बारे में बढ़ेंगे कि 1579 में इन्होंने क्या किया था? तो 1579 में मजहर की घोषणा की थी। किसकी घोषणा की थी? मजहर की घोषणा की थी 1579 ईस्वी में। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। इसमें आपके और पॉइंट क्या बनेगा? तो पॉइंट बनेगा आपका 1582 की तरफ बढ़ेंगे। तो 1582 में इन्होंने एक धर्म चलाया था, दीन इलाही धर्म। कौन सा? दीन इलाही धर्म चलाया था इन्होंने 1582 में। और 1583 एक साल और बढ़ जाएंगे तो 1583 में इन्होंने इलाही संवत शुरू किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी बसाया किसने? तो भैया अकबर ने बसाया था। फतेहपुर सीकरी में आपका बीरबल का महल, जोधा का महल, और बात करेंगे फतेहपुर सीकरी के बारे में बुलंद दरवाज़ा। कौन सा? बुलंद दरवाज़ा, सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा। फतेहपुर सीकरी में आपका सतफेरा है।
से फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इतने पॉइंट डीपली लेकर चल रहा हूँ जिससे आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर जाने वाला नहीं है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कहाँ पर ली थी भाई? भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस तो कुशीनगर में ली थी। कहाँ पर लगी थी? कुशीनगर में। और अंतिम उपदेश भी आपका कुशीनगर में दिया था इन्होंने। अच्छा, अगर इनके जन्म के बारे में बात कर लें कि भैया इनका जन्म है, जन्म कब हुआ था, तो कौन बताएगा भैया इनका जन्म? जन्म होता है इनका कि भैया 563 BC में। अब BC AC के बारे में पता है सबको, बिफोर क्राइस्ट, ये आपको नोट कर लेना है। और एक होता है आपका आफ्टर, क्या होता है आपका? एक आफ्टर AD होता है, ठीक है, एनो डोमिनी, तो ये भी नोट कर लेना है। अच्छा, कुशीनगर के अगर ज्ञान प्राप्ति के बारे में बात करूँ तो भैया ज्ञान प्राप्ति इनको कहाँ पर हुआ था? तो ज्ञान प्राप्ति होता है आपका बोधगया में। और किस पेड़ के नीचे? पीपल वृक्ष। और पीपल को कटवाने का श्रेय किसको जाता है? तो शशांक को जाता है। किसको जाता है? शशांक ने कटवाया था इस पीपल का पेड़, ठीक है। इसके बाद हम उपदेश के बारे में बात करें तो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ पर? सारनाथ में। और सर्वाधिक उपदेश के बारे में पूछा जाए तो वह आपका आंसर आना चाहिए श्रावस्ती। राजगीर को नोट कर लेना। राजगीर के बारे में, राजगीर किसने बसाया था? तो भाई राजगीर बिंबिसार ने बसाया था। और बिंबिसार ने राजगीर सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी। और राजगीर की पहला नाम क्या था? तो राजगृह इसको पहले कहा जाता था। गिरिब्रज या राजगृह इनका पहला नाम था, ठीक है। तो ये आपको नोट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? केंद्रीय बैंक के बारे में बात करें तो आपका आंसर आना चाहिए भैया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI जिसे कहते हैं हम। क्या कहते हैं? RBI। अब RBI से पॉइंट निकलते हैं कि सबसे पहले ये बताओ RBI की स्थापना किस कमीशन द्वारा की गई थी? 1924 में। 1924 में एक कमीशन आया था, हिल्टन यंग कमीशन, उसके आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। और एक्ट के बारे में बात करें कि RBI एक्ट कब आया था? तो RBI एक्ट आया था 1 वर्ष पहले, 1934 में आया था। और इसके बाद में राष्ट्रीयकरण के बारे में बात करें भाई इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1 अप्रैल 1935 में RBI की स्थापना हुई थी, ठीक है। ये भी आपको नोट कर लेना है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई आपके रिजर्व बैंक है RBI है, इसकी स्थापना के बारे में, तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हो जाती है। और राष्ट्रीयकरण इसका 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि भैया RBI है, RBI का मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। और मुंबई में बहुत सारी बैंकों का मुख्यालय, जैसे बात की जाए SBI के बारे में, RBI के बारे में बात कर ली जाए, यहीं पर बात करें जैसे हम भैया HDFC के बारे में, या फिर बात करी जाए भैया IDBI, क्या हो जाएगा? IDBI के बारे में, या फिर बात कर लें भैया मुंबई में और किसका है? तो जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है आपका नाबार्ड बैंक का मुख्यालय भी आपका मुंबई में है। SBI का भी मुख्यालय मुंबई में। SBI की स्थापना भैया होती है आपकी 1 जुलाई 1955 में। 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना होती है SBI की, ठीक है। अच्छा, RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास आपका आंसर आना चाहिए। शक्तिकांत दास कौन है? तो भैया RBI के गवर्नर हैं, ठीक है। ये भी आपको नोट कर लेना है। और RBI बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। क्लियर है ये क्वेश्चन? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है भाई? नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये आपको नोट कर लेना है नीति आयोग के बारे में। तो वो होते हैं आपके प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। देखो, पहले आपका नीति आयोग नहीं था, ये आपका योजना आयोग था। कौन था? योजना आयोग था। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 में। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना। और योजना आयोग को बदल दिया गया नीति आयोग में। तो कब बदला गया था? 1 जनवरी 2015 में। 1 जनवरी 2015 में इसका नाम क्या रखा गया? नीति आयोग रखा गया। और आपको पता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वे प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी हैं। अब बात करेंगे इसमें जैसे योजना आयोग के प्रथम CEO कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम CEO हो जाएंगे आपके गुलजारी लाल नंदा। और अंतिम योजना आयोग के CEO कौन है? तो मोंटेग सिंह अहलूवालिया हो जाएंगे। अगर वर्तमान के बारे में बात करूं कि वर्तमान में CEO कौन है भैया नीति आयोग के, तो इनका आंसर आना चाहिए आपके VVR सुब्रमण्यम हो जाएंगे। और उपाध्यक्ष कौन है भैया नीति आयोग के वर्तमान में? तो वो हो जाएंगे आपके सुमन बेरी हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आपके यहाँ पर आपका वित्त मंत्री दे रखे हैं। कौन वित्त मंत्री? तो भैया आपके GST अध्यक्ष हैं। जैसे GST अध्यक्ष कौन है? तो वित्त मंत्री हो जाएंगे। ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, वित्त मंत्री आपके वर्तमान में कौन है? तो वित्त मंत्री आपकी निर्मला सीतारमण हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 75 में आता है, जो कि आपके राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन से आर्टिकल में आता है? तो 85 में आता है, ठीक है। तो ये आपको नोट हो जाएगा। चलो
आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मानव विकास सूचकांक में शामिल होते हैं भैया, मानव विकास सूचकांक में कौन शामिल होते हैं? तो वो शामिल होते हैं हमारे, ये सभी शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है दोस्तों। इससे एक पॉइंट आपका ये निकलता है कि मानव विकास सूचकांक को तैयार किसने किया था? तो महबूब उल हक ने इसको तैयार किया था, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना। अगर भारत के बारे में बात करें, भारत का स्थान इसमें कितना है अब प्रेजेंट में? 134वां है। कितने में से भैया? 193 देशों में से, 193वें देशों में से 134वां स्थान भारत का है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि ये जितने के जितने आपको तीनों दिख रहे हैं ना, ये सभी आपके मानव विकास सूचकांक के कौन है? तो आयाम हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब की गई थी? तो LIC के बारे में बात करें तो 1956 में LIC की स्थापना। जीवन बीमा अधिनियम कौन सा था? तो 1956 जीवन बीमा अधिनियम हो जाएगा। 1 सितंबर 1956 इसमें स्थापना हो गई। अगर मैं मुख्यालय के बारे में पूछूं कि हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। अध्यक्ष कौन है भाई? अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो सिद्धार्थ मोहंती। कौन हो जाएंगे? सिद्धार्थ मोहंती हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें आपका एक और निकलता है, जैसे IR क्या है? IRDAI। तो इसकी स्थापना कब होती है? इसकी भी स्थापना भैया 1999 में होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है? इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद में इसका मुख्यालय है, ठीक है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी भाई? ये आपको बता देना है। भारत में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना, देखो अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करता हूँ तो भैया पंतनगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंतनगर। देखो पंतनगर आपका पहला उत्तर प्रदेश में पड़ता था, लेकिन वर्तमान में आपका उत्तराखंड में पड़ता है। क्यों? आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश से आपके 13 जिले काटे गए थे, और 13 जिले काटने के बाद में उत्तराखंड का गठन किया गया था। कब भैया? 9 नवंबर 2000 में। 9 नवंबर 2000 में किसका भैया? उत्तराखंड का गठन किया गया था, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट कर। तो वर्तमान में अब आपका कहाँ पर पड़ता है? तो उत्तराखंड में पड़ता है। और ये भी आपको नोट कर लेना है कि भैया इसकी स्थापना किसने की थी? तो वो की थी आपकी PT नेहरू द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब? तो स्थापना भी आपकी भैया 1960 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत शामिल नहीं है। खनिज के बारे में बात हो रही तो सूती वस्त्र नहीं होगा हमारा। ऑप्शन नंबर डी जाएगा, सूती वस्त्र नहीं होगा। आपसे पूछा जाएगा सूती वस्त्र पहली मील कहाँ पर लगी गई थी? 1818 में पहली मील लगी गई थी सूती वस्त्र वाली, जो कि आपकी पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लस्टर में लगी गई थी, जो कि आपकी असफल रही थी। इसके बाद में सफल सूती वस्त्र मील कहाँ पर लगी है? 1854 में, 1854 में मुंबई में लगी थी, जो कि आपकी सफल रही थी, ठीक है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? देखो अगर बात आ रही है सबसे बड़े के बारे में तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बृहस्पति सबसे बड़ा है और सबसे छोटा आपका बुध है। अब जैसे बात करें कि सबसे भैया क्रम के अनुसार चलेंगे तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। तो सबसे छोटा आपका बुध हो गया। और सबसे निकट ग्रह कौन सा है सूर्य के? तो भैया आपका बुध हो जाएगा। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है भैया। अच्छा, जो शुक्र है, शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा कहते हैं, और सबसे चमकीला तारा है ये, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? कौन से दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भैया, 11 जुलाई को मनाते हैं। किसमें को? 11 जुलाई को। देखो 20 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 20 जुलाई को अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस मनाते हैं। 3 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो 3 दिवस को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस मनाया जाता है। और 15 जनवरी को तो आपके रग रग में बसा हुआ है भारतीय सेना दिवस मनाते हैं 15 जनवरी को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो मैं मुंह से बताता हुआ चल रहा हूँ उनको आप एक कॉपी लेकर आना, उस कॉपी में आप पॉइंटों को नोट करते हुए जरूर जाना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वोच्च ऊंचा पठार कौन सा है? अगर विश्व के सबसे सर्वोच्च ऊंचे पठार के बारे में बात करेंगे तो तिब्बत का पठार है। कितना ऊंचा है? तो भैया ये आपका 5000 मीटर। कितना? 5000 मीटर। ये लगा लीजिएगा भैया 5 किलोमीटर। अगर किलोमीटर के बारे में बात करें तो 5 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दक्कन का पठार के बारे में नोट कर लें। दक्कन के पठार को क्या भैया? काली मिट्टी आपके दक्कन के पठार में पाई जाती है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है?
अब इनमें से कौन सी चोटी है वो भारत में स्थित नहीं है, तो वो हो जाएगी आपकी माउंट एवरेस्ट। क्या? माउंट एवरेस्ट, क्योंकि माउंट एवरेस्ट आपकी भारत प्लस किस किस के बीच में भैया? तिब्बत के बीच में है, भारत और तिब्बत के बीच में है ये आपकी, ठीक है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट के बारे में बात करेंगे, जैसे बात की जाए माउंट एवरेस्ट नेपाल में विश्व की सबसे, और ये आपकी विश्व की और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी को नोट कर लेना, नंदा देवी का हो जाएगा कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो नंदा देवी हो जाएगी। और पूर्णतः भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी तो नंदा देवी हो जाएगी। कामेट के बारे में नोट करेंगे तो कामेट आपकी उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उत्तराखंड की पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी है। दूसरी कामेट उत्तराखंड की सबसे दूसरे नंबर की चोटी है। और केटू को नोट कर लेना, केटू लद्दाख में काराकोरम श्रेणी में पड़ती है और भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी केटू हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? देखो, अगर मैं नर्मदा की तरफ चलता हूं तो नर्मदा आपकी अरब सागर में गिरती है। क्या इसमें गिरती है? अरब सागर में गिरती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारा नर्मदा हो जाएगा। अच्छा, नर्मदा की लंबाई कितनी है? तो भैया 13-12, कितनी? 13-12 किलोमीटर आपकी नर्मदा की लंबाई है। 1312 किलोमीटर नर्मदा की लंबाई है। और ये आपकी नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अच्छा, कावेरी की तरफ चलता हूँ तो भैया कावेरी को नोट कर लेना, कावेरी आपकी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी, कहाँ से? ब्रह्मगिरी, ठीक है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। और इसकी लंबाई के बारे में बात करें तो कावेरी की लंबाई कितनी है? तो 800 किलोमीटर है। कितनी? 800 किलोमीटर है, ठीक है। कहाँ पर भैया? ये आपकी कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक से, ठीक है, कर्नाटक से। और नोट कर लेना कहाँ पर गिरती है? ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर? बीओबी, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा के बारे में नोट कर लेना, कृष्णा की लंबाई 1400 किलोमीटर है। कितनी? 1400 किलोमीटर है। इसका उद्गम कहाँ से होता है भैया? तो इसका उद्गम होता है आपका महाबलेश्वर की पहाड़ियों से, महाराष्ट्र से। और गिरती कहाँ पर है? तो ये बंगाल में गिरती है, बंगाली खाड़ी में। बात करें गोदावरी के लिए, अब गोदावरी को तो आपको सबको पता है कि इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है भैया? त्र्यंबक के नासिक से होता है, जो कि आपका महाराष्ट्र में है। और ये गिरती कहाँ पर है? तो बीओबी मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसी को वृद्धगंगा, बूढ़ी गंगा और भारत की प्रायद्वीपीय सबसे लंबी नदी तो गोदावरी हो जाएगी। और नोट कर लेना जो आपकी क्या है, जैसे बात की जाए, एक तो आपकी नर्मदा और दूसरी इसके साथ में एक ताप्ती होती है। ये दोनों की दोनों नदियाँ किधर बहती हैं? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। ये भी आपको नोट कर लेना। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए हो जाएगा, नर्मदा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आई होप जितना मैं आपको समझा कर चल रहा हूँ वो आपको क्लियर तरीके से समझ में भी आ रहा होगा। एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिख दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? देखो, नोट कर लेना, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 55। देखो, अनुच्छेद 57 क्या कहता है? अनुच्छेद 57 में आपके जैसे बात की जाए, देखो अब यहाँ पर नोट कर लेना, 52 में 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और आपका क्या हो जाएगा भैया? 60, 61 और आपका एक 72, ठीक है। देखो, अगर नोट कर लेना तो मैं बताता चल रहा हूँ। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद है। आर्टिकल 53 में कार्यपालिका का जो आपका सदस्य होगा। निर्वाचन आपका 54 में दिया गया है। निर्वाचन की नीति आपकी 55 में दी गई है। इसके बारे में 56 में आपके पदावधि जो 5 वर्ष की होती है उसको दी गई है। 57 में आपके जो आपके पुनर्निर्वाचन की जो आपकी क्या है वो आपके 57 में है। 58 के बारे में बात करेंगे तो योग्यता इनकी। 59 में क्या दिया गया है? शर्तें दी गई हैं। 60 में आपकी शपथ है। 61 में महाभियोग है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का क्षमादान की शक्ति आपके आर्टिकल 72 में दी गई है, ठीक है। चलो, तो ये क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति से कोई भी आर्टिकल आपका गलत नहीं होना चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत वर्ष में कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। तो वो ऑप्शन हो जाएगा आपका आर्टिकल 14। क्या हो जाएगा भैया? 14 वर्ष के। कितने वर्ष के? 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। आपका आर्टिकल कौन सा भैया? आर्टिकल 23 व 24। 23 व 24 ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका। और अनुच्छेद 23 में क्या है? मानव तस्करी एवं बलात् श्रम है आपका आर्टिकल 23 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मैं आपको लास्ट में पूछने वाला हूँ कि आपका स्कोर क्या रहा है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? देखो, अगर नागरिकता के बारे में बात आ गई है तो भाग 2 है। क्या है? भाग 2 है। और नागरिकता किससे कहाँ से कहाँ तक भैया? 5 से लेकर 11 तक दी गई है। कहाँ से?
5 से लेकर 11 तक आपकी नागरिकता दी गई है। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। ये नागरिकता हमने कहाँ से ली गई है, तो भैया ब्रिटेन से ली है। कहाँ से? ब्रिटेन से ली गई है। और बात करेंगे भैया जैसे कि वैसे इस नागरिकता को कौन देता है भैया, तो ये आपको नोट कर लेना है। नागरिकता को देने वाला कौन मंत्रालय है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। तो वित्त मंत्रालय हो जाएगा। अच्छा, इसके बारे में बात करेंगे, जैसे बात करी जाए, इसके बारे में बात की जाए, जैसे भाग हमारा 6 है। भाग हमारा 6 किससे संबंधित है, तो राज्य, जो कि आपके अनुच्छेद 152 से 237 तक है। ठीक है, देखिए अगर भाग हम 8 की तरफ चलते हैं कि भाग हमारा 8 किससे संबंधित है, तो संघ राज्य का जो क्षेत्र आपके भाग 8 में दिया गया है। अगर आर्टिकल के बारे में बात करें तो 239 से लेकर आपका और कब तक भैया 242 तक आपका ये दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं भाग 12 की तरफ चलता हूँ कि भाग 12 है तो वित्त संपत्ति और संविदा से संबंधित है, जो कि आपका 264 क्या है, 264 से लेकर और आपका 300 तक रखा गया है। जो संपत्ति का अधिकार अब हटा दिया गया है, इसमें शामिल कर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में नागरिकता कैसी है, तो एकल नागरिकता है। ठीक है, सभी में आपके ऑप्शनों को क्लियर कराता हुआ चल रहा हूं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो भैया वो किए गए थे आपके कब, 1972 में किए गए थे। और 1972 में नोट कर लेना, अगर शिमला समझौता हो रहा है तो भारत की तरफ से किसने हस्ताक्षर किए, इंदिरा गांधी ने। किसने? इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर किए थे, जो आपके भारत के प्रधानमंत्री थी। और भैया किस उधर, अगर उधर चलेंगे हम पाकिस्तान की तरफ, तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे आपके जुल्फिकार अली भुट्टो, इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि निम्न में से, किसमें से, कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, ये नहीं थे। 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थी। बिल्कुल, ये हमारा बिल्कुल सही बैठता है कि आपातकाल के समय भैया भारत की जो प्रधानमंत्री थी हमारी इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो, वित्त आपातकाल के बारे में बात करें तो वित्त आपातकाल आपका अमेरिका से लिया गया है। और राष्ट्रीय आपातकाल आपके कौन से वन में दिया गया है, तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है, तो भैया 3 बार लगाया। अब देखो नोट कर लेना, 1962 में लगा, इसके बाद में आपका 1965 में लगा, और तीसरा आपका कब लगा भैया, 1975 में, जिसके बारे में इस क्वेश्चन में गणना की जा रही है। अंत जो आपका 1975 में लगा था वो आंतरिक गड़बड़ी के लिए लगा था, जो कि आपका 21 माह तक लगाया था। किसने लगाया था, इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी 1975 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आपातकाल के बारे में बात करें कि आपातकाल की जो प्रणाली वो कहाँ से ली गई है, तो जर्मनी के संविधान से ली गई है। और 1975 में आपके राष्ट्रपति कौन थे, तो फर्रुखुद्दीन अली अहमद आपके उस टाइम पर राष्ट्रपति हो जाएंगे। तो क्लियर है इतना, बिल्कुल, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा कि भैया रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे। रामसर संधि पर तो वो किए थे आपके 1 फरवरी 1982 में। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आर्द्र भूमि समझौता कब हुआ था, तो भैया 2 फरवरी को हुआ था। कब हुआ था, 2 फरवरी आपका 1971 में हुआ था। 2 फरवरी 1971 में हुआ था आपका, जो भारत जुड़े, और 1 फरवरी 1982 में। ठीक है, भारत में आर्द्र भूमि कितनी है, तो भैया 82 है। कितनी है, 82 है। नोट कर लेना, जैसे भारत की पहली आर्द्र भूमि चिल्का, जो कि आपकी 1981 में। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो भैया आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। और सबसे बड़ा आर्द्र भूमि सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, और सबसे छोटा आर्द्र भूमि रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि क्षारीय मृदा को भारत के में अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है। क्षारीय मृदा को, तो क्षारीय मृदा को जाना जाता है भैया आपके कल्लर, किसके, कल्लर, और इसका नाम अन्य है, जैसे रेह या ऊसर भी कहा जाता है इसको। बांगर और खादर, जलोढ़ मृदा भी कहते हैं इसको। ठीक है, अच्छा मिट्टी का अम्लता कम करने के लिए चूना का प्रयोग किया जाता है, और मिट्टी की जब क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, CaH2SO4 1/2 H2O उसका सूत्र होता है। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ पर स्थित है भैया। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भैया, लखनऊ में है। और लखनऊ में आपका जैसे गन्ना अनुसंधान संस्था केंद्र के बारे में बात करें, विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान के बारे में बात करें, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था के बारे में बात करें, तो ये सभी के सभी आपके लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव शाह शासक के दरबारी कवि थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लक्ष्मण सेन।
लक्ष्मण सेन। अब लक्ष्मण सेन को समझना, ये पुस्तक आपकी कृष्ण और गोपियों के प्रेम पर लिखी गई है और ये जिसमें आपकी इस पुस्तक में चित्रकला पर आधारित है। लक्ष्मण सेन को नोट कर लेना, बंगाल का राजा था ये और आपका सेन वंश का राजा था। किसके, ठीक है, आपसे पूछा भी जाता है कि ये किस वंश का राजा था, तो सेन वंश का। धर्मपाल को नोट कर लेना, जो धर्मपाल है हमारे, इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि आपका कहाँ पर भैया, बिहार में है, इसको, और इसको नष्ट करने का श्रेय किसे जाता है, तो बख्तियार खिलजी को जाता है। जो बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का दास था। और भैया एक और आपका जो आपका विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आपको पता है, जिसमें आग लगवाई थी और नष्ट करवाया था किसने भैया, बख्तियार खिलजी ने नष्ट करवाया था, जिसमें आपकी 90 लाख पुस्तकों का जलकर स्वाहा हो गया था, जिसमें कितने महीने, 3 माह तक इसमें आग लगी रही थी, 3 माह। और बख्तियार खिलजी किसका भैया दास था, तो ये भी आपका किसका, मोहम्मद गौरी का था, क्योंकि मोहम्मद गौरी के 4 दास थे, यलदौज, कुबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक और आपका कौन सा भैया, बख्तियार खिलजी। ठीक है, तो ये क्लियर है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी। अगर स्वदेशी आंदोलन के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, बनारस अधिवेशन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो, अगर कानपुर अधिवेशन की तरफ चलते हैं तो कानपुर अधिवेशन हुआ था आपका 1925 में। कब, 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था और पहली महिला 1925 में अध्यक्ष बनी थी आपकी, कौन, एनी बेसेंट बनी थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रहेगा। अच्छा, अगर बात करें सूरत अधिवेशन की तरफ, तो सूरत अधिवेशन हुआ था आपका 1907 में। कब, 1907 में आपका सूरत अधिवेशन हुआ था। अगर इसके अध्यक्ष के बारे में बात करें कि यानी कि अध्यक्षता किसने की थी, तो रास बिहारी घोष ने की थी। अगर मुंबई अधिवेशन की तरफ चलते हैं कि मुंबई अधिवेशन हमारा कब हुआ था, 1885 में मुंबई अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता करते हैं आपके डब्ल्यू बनर्जी। क्योंकि आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी, जो कि आपके मुंबई में हुई थी और इसकी अध्यक्षता सबसे पहले आपके डब्ल्यू बनर्जी द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया। अच्छा, बनारस अधिवेशन आपका कब हुआ था, 1905 में हुआ था और आपको पता है कि 1905 में बंगाल विभाजन भी हुआ था, जिसमें आपके हिंदू और मुस्लिमों को अलग अलग बांट दिया था। किसने भैया, लॉर्ड कर्जन ने। और इसको समाप्त किया गया था 1911 में, किसके द्वारा, लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा। 1911 में ही ये कहा गया था कि भारत की जो राजधानी कलकत्ता है, कलकत्ता से लेकर दिल्ली कर दिया जाए। तो 1912 में ये घोषित भी कर दिया गया था, मतलब अपना भी लिखी गई थी कि भारत की राजधानी दिल्ली होगी। ये आपका दिल्ली का तीसरा दरबार लगा था, जिसमें आपके ब्रिटिश के राजकुमार जॉर्ज पंचम आए थे। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। चलिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि एशिया में तीसरा सबसे आबादी वाला देश कौन सा है। तो तीसरा आबादी मतलब जनसंख्या के बारे में बात हो रही है, तो एशिया के बारे में हो रही है, ना के बारे में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंडोनेशिया है। अगर मैं क्रम के अनुसार एशिया के आबादी वाले देश की तरफ चलता हूँ तो पहला स्थान आपका भारत का हो जाएगा, सबसे ज़्यादा आबादी आपके भारत की है। दूसरे नंबर पर आपका चीन आता है। कौन आता है, दूसरे नंबर पर चीन आता है। तीसरे नंबर पर आबादी में कौन आता है, इंडोनेशिया। ठीक है भाई, चौथे नंबर के बारे में बात करें, चौथे नंबर पर आपका नल्ला पाकिस्तान आ जाएगा। ठीक है, चौथे नंबर पर। पांचवें नंबर के बारे में बात करें, पांचवें नंबर पर आपका बांग्लादेश है। कौन सा है, बांग्लादेश है आपके पांचवें नंबर पर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं क्षेत्रफल के आधार पर चलता हूँ तो क्षेत्रफल मतलब क्या है कि जमीन के आधार पर देशों का क्रम क्या है, तो पहले नंबर पर आपका रूस आता है। दूसरे नंबर पर जमीन सबसे ज़्यादा कनाडा पर है। ठीक है, तीसरे नंबर पर आपका चीन हो जाएगा। चौथे पे आपका अमेरिका हो जाएगा। पाँचवें पे आपका ब्राज़ील है। ठीक है, ये भी आपको नोट कर लेना है। छठवें पे आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और सातवें पे आपका कौन सा है, तो सातवें पे अपना प्यारा भारत है। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आज का क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इस क्वेश्चन को मैं अभी पीछे करा कर आया हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। आज की आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छापना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इसके बाद में आपको बेल आइकन जरूर दबा लेना है। जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाओगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।